एपिसोड 11। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर हल्की रोशनी झलमिला रही थी, लेकिन अंदर फैले अंधेरे के आगे वो रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। आर्यन का चेहरा गुस्से और तकलीफ से तना हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे सीने में कोई बवंडर उठा हो। उसने अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से आयरा को देखा। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा, आयरा। आयरा चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरों में सवाल थे, चिंता थी, पर सबसे ज्यादा एक दर्द था। आर्यन का गुस्सा उफान पर था। उसकी आवाज तल्ख और भारी हो गई। जो हुआ वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। आयरा की आंखें पल भर के लिए झपकी, फिर उसने धीमे से कहा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, सर। आर्यन के होठों पर एक कड़वी हंसी आई। उसने सिर झटकते हुए कहा, ओह, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी। आयरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए बोली, आप जितना भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करो, सर, मैं देख सकती हूं कि आप अंदर से टूटे हुए हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बिना कुछ कहे उसने टेबल पर रखी विस्की की बोतल उठाई। आयरा चौकन्नी हो गई। आर्यन, प्लीज। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक ही झटके में गिलास में शराब उंडेल ली और बिना रुके पूरा गिलास खाली कर दिया। आयरा के सब्र का बांध टूटने लगा। वो गुस्से में बोली, ये सही तरीका नहीं है। आर्यन ने गिलास टेबल पर पटका और उसकी तरफ झुका। ये मेरा तरीका है खुद को संभालने का, आयरा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। आयरा की आंखें चिल्ला रही थी कि वो परवाह करती है। उसकी आवाज भारी हो गई। सहानुभूति नहीं चाहिए तो मत लीजिए, लेकिन अपनी तबाही को मजबूती का नाम देना बंद कीजिए। आर्यन की आंखों में कुछ पल के लिए एक दर्द उभरा, लेकिन वो तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे से फुसफुसाया, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आयरा, किसी की भी नहीं। आयरा ने अपनी मुठियां भींच ली। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वो अपनी पूरी ताकत से आर्यन की इस सोच को गलत साबित करना चाहती थी। कमरे में एक और सन्नाटा पसर गया। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पलों बाद आयरा ने धीरे से कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, सर। आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हजार सवाल पूछ रही थीं, लेकिन उसके होंठ हिलकर भी चुप रह गए। वो कुछ कहना चाहता था, पर कोई शब्द नहीं निकल पाए। आर्यन सिंह राठौर, जो दुनिया के सामने एक पत्थर दिल इंसान था, पहली बार किसी के सामने असहाय महसूस कर रहा था। कमरे में घना अंधेरा था। बस लैपटॉप स्क्रीन की नीली रोशनी रुद्रांश के चेहरे पर गिर रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। स्क्रीन पर आर्यन का पुराना केस खुला था, वो केस जिसने कभी पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। वो स्क्रीन पर एक एक लाइन पढ़ रहा था, हर डिटेल को गौर से देख रहा था। अब देखता हूं, आर्यन। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। जब तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने आएगा, तब तुम कैसे भागोगे। उसे आर्यन के चेहरे की वो घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो इस सच के सामने आने के बाद होगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रुद्रांश ने बिना नजर हटाए कहा, अंदर आओ। एक आदमी अंदर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर एक हल्का सा संकोच भी झलक रहा था। सब कुछ तैयार है, सर। एक बार आपने ग्रीन सिग्नल दिया, तो मीडिया में सब कुछ लीक हो जाएगा। रुद्रांश ने लैपटॉप स्क्रीन को बंद कर दिया और आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया। परफेक्ट, उसने संतोष से कहा। अब बस सही वक्त का इंतजार करो। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराया। आर्यन को हर हाल में गिरना होगा, और इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देखने से पहले महसूस करता है। एपिसोड 12, भूले हुए जख्म। लोकेशन, आर्यन का अपार्टमेंट। सुबह 8 बजे। आर्यन का सिर भारी था, जैसे किसी ने उसकी सोच पर पत्थर रख दिए हो। उसकी पलकों में अब भी पिछली रात की थकान थी, लेकिन नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। आंखें खोलते ही सामने टेबल पर रखे कॉफी कप पर उसकी नजर गई। भाप उठ रही थी, ताजी बनी हुई थी। वो एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। ये यहाँ कौन रख गया। उसने हल्के झटके से सिर उठाया और कमरे में नजरें घुमाई। तभी किचन से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़ी और सामने का नजारा देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। आयरा वहां खड़ी थी, अपने ही अंदाज में चाय बना रही थी। उसने अब तक आर्यन की तरफ देखा भी नहीं था, जैसे यहां उसका होना कोई बड़ी बात ही ना हो। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। तुम अभी तक गए नहीं। उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी,
मगर चिढ़ भी साफ झलक रही थी। आयरा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बिना उसकी तरफ देखे, नहीं, और जाने का कोई इरादा भी नहीं है। आर्यन की झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने सिर झटका और उठकर खड़ा हो गया। आयरा, मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए नहीं कहा था। आयरा ने उसकी बात का असर नहीं लिया। वह आराम से कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर बढ़ा दिया। और मैंने भी आपसे इजाजत नहीं मांगी। आर्यन ने पहले कप को देखा, फिर आयरा को। उसकी हिम्मत पर उसे हल्का गुस्सा भी आया और हैरानी भी। उसने झटके से कप उठा लिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के पहला घूंट लिया। आयरा ने उसे ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दी। कैसी बनी? उसने जानबूझकर हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। आर्यन ने अन्य ढंग से जवाब दिया, ठीक है। आयरा ने भौहें ऊपर चढ़ाई। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सर, मैंने चीनी ज्यादा डाल दी थी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसने कप को घुमाया, फिर एक और घूंट लिया। हम एकदम बेस्वाद। आयरा को उसकी मुस्कान देखकर सुकून मिला, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुराना दर्द था, जिसे वो चाहकर भी छिपा नहीं पा रहा था। आयरा ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया, मैं जानती हूं कि आप खुद को अकेला महसूस करते हो, लेकिन मैं हूं ना। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक हल्का सुकून था, जो उसने शायद बहुत दिनों बाद महसूस किया था। एक न्यूज चैनल का ऑफिस। समय सुबह 10 बजे। रात का अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो रहा था, लेकिन रुद्रांश के चेहरे पर छाया गहरा साया और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे उसने कोई ऐसी चाल चल दी हो जिसका कोई तोड़ नहीं। एक सुनसान कॉन्फ्रेंस हॉल में वह अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने लकड़ी की एक बड़ी टेबल थी। टेबल के ठीक दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था, मीडिया जगत का तेज तर्रार रिपोर्टर, जिसकी तेज नजरें हमेशा किसी बड़े स्कूप की तलाश में रहती थीं। रिपोर्टर ने उत्सुकता से रुद्रांश की तरफ देखा। तो तुमने मुझे यहां बुलाया, पर वजह अब तक नहीं बताई? रुद्रांश ने हल्की मुस्कान के साथ एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। रिपोर्टर ने भौहें चढ़ाते हुए फाइल उठाई और उसे खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। रुद्रांश ने संतोषजनक नजरों से उसे देखा। बिल्कुल, और ये खबर आज शाम की हेडलाइन होगी। रिपोर्टर ने फाइल के पन्ने पलटे। तस्वीरें, दस्तावेज, पुराने अखबारों की कतरने, सब कुछ इतने साफ तरीके से रखा गया था कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। तुम्हें यकीन है कि ये सही जानकारी है? उसने संदेह भरी नजरों से रुद्रांश को देखा। रुद्रांश ने संजीदगी से सिर हिलाया। मैं कोई अधूरा खेल नहीं खेलता। रिपोर्टर ने गहरी सांस ली। अगर ये खबर बाहर आए तो आर्यन मेहरा पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। रुद्रांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ठंडा सन्नाटा था। रिपोर्टर ने उत्सुकता से आगे पूछा, और अगर आर्यन ने इसका जवाब दिया? रुद्रांश ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दी और फिर ठंडे स्वर में कहा, तो उसका खेल खत्म। रिपोर्टर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर फाइल को मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है, ये खबर छपेगी, और बहुत जल्दी छपेगी। रुद्रांश ने सिर झुका लिया, जैसे उसकी जीत तय हो चुकी हो। इस खेल में अब कोई मोहरा पीछे नहीं हट सकता था। एपिसोड 13, गुजरे वक्त का तूफान। न्यूज चैनल। शाम 6 बजे। टीवी स्क्रीन पर चमकते लाल अक्षरों में लिखा था, एक्सक्लूसिव, सुपरस्टार आर्यन मेहरा का काला सच। न्यूज एंकर की गंभीर आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। क्या आर्यन मेहरा की सफलता के पीछे कोई गहरी साजिश थी? हमारे हाथ लगे हैं कुछ ऐसे सबूत जो इस सुपरस्टार की चमकती हुई दुनिया का एक ऐसा काला सच उजागर करते हैं जिससे आपका भरोसा हिल जाएगा। टीवी स्क्रीन पर अचानक कुछ तस्वीरें और दस्तावेज फ्लैश हुए। किसी गुप्त कैमरे से ली गई धुंधली तस्वीरें, कुछ पुराने अखबारों की कतरने और एक ऑडियो क्लिप जिसमें किसी की दबी हुई आवाज सुनाई दे रही थी। ये सबूत बताते हैं कि आर्यन मेहरा ने अपनी शोहरत पाने के लिए। आगे एंकर कुछ और कहता, इससे पहले ही कैफे में बैठी आयरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से कॉफी का कप लगभग गिरते गिरते बचा। ये सब क्या बकवास है? उसने घबराते हुए चारों तरफ देखा। पूरे कैफे में लोग टीवी स्क्रीन की तरफ घूर रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ ने अपने फोन निकाल लिए थे, और कुछ लोग हैरानी में एक दूसरे को देख रहे थे। आयरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झट से अपना फोन निकाला और आर्यन का नंबर डायल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुद से बुदबुदाया और दोबारा कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब। उसके हाथ कांप रहे थे। कैफे में हलचल बढ़ चुकी थी। हर कोई इसी खबर के बारे में चर्चा कर रहा था।
यार, सोचा नहीं था कि आर्यन मेहरा ऐसा निकलेगा। मैं तो उसका फैन था, लेकिन अब धिक्कार है। भाई, बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। हर तरफ से आती फुसफुसाहटें आयरा के कानों में गूंजने लगी। उसका सिर भारी हो गया था। उसे पता था कि ये खबर इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकती थी। इसके पीछे कोई था, कोई जो जानबूझकर आर्यन को गिराना चाहता था। रुद्रांश, उसका नाम आते ही आयरा के भीतर एक गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर ये सब तुम्हारी चाल है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने बिना कुछ सोचे झटके से अपना बैग उठाया और तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल गई। उसे आर्यन से बात करनी थी, किसी भी कीमत पर। हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से टकरा रही थी, जिससे अजीब सी सनसनाहट गूंज रही थी। कहीं किसी कोने में लकड़ी की दरारों से छनकर हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, और हर चीज पर पुरानी यादों की धूल जमी हुई थी। आर्यन एक पुराने जर्जर पड़े सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, धुंधली, हल्की पीली पड़ चुकी, लेकिन उसमें दर्ज यादें अब भी उतनी ही गहरी थीं। तस्वीर में वो खुद था, और उसके बगल में खड़ी एक लड़की थी, जिसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों को कसकर थामे हुए थीं। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी जिंदगी इस मुकाम पर है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज किसी टूटी हुई सांस की तरह सुनाई दी। तभी दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। आर्यन चौंक गया। उसने धीरे से तस्वीर मेज पर रखी और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने आयरा खड़ी थी, गुस्से और घबराहट से भरी हुई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, सांसें तेज चल रही थीं, और आंखों में चिंता थी। क्या तुम ठीक हो? उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखते हुए पूछा। आर्यन ने एक फीकी हंसी हंस दी, जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक कड़वाहट थी। तुम्हें क्या लगता है? उसने रूखी आवाज में कहा। पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन चुकी है। हर किसी के पास मेरा फैसला सुनाने का हक है। हर किसी के पास मुझे गिराने की वजह है। आयरा अंदर आई और तेजी से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। एक लंबा सन्नाटा खींच गया। फिर, बिना एक शब्द कहे, उसने पीछे कदम बढ़ाए और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी खोलते ही धूल का एक गुबार उठा। अंदर रखी एक फाइल पर उसका नाम लिखा था, आर्यन मेहरा, कन्फेशन। उसने धीरे से फाइल निकाली और आयरा की तरफ बढ़ा दी। ये मेरा सच है, आयरा, उसकी आवाज हल्की लेकिन भारी थी। इसे देखने के बाद तुम भी शायद मुझसे नफरत करने लगोगी। आयरा के हाथ कांपे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर फाइल खोली। पन्नों पर लिखे हर शब्द के साथ उसका चेहरा बदलता गया। कुछ ही पलों में उसकी आंखों में झलक रही चिंता गुस्से में बदल चुकी थी। ये, उसकी आवाज कांप रही थी, ये तुमने किया था, आर्यन? आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सच अब उसके सामने था। एपिसोड 14। आयरा के हाथों में फाइल थी। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और पहला पेज पलटा। कागज थोड़े पुराने हो चुके थे, किनारों पर हल्का पीलापन चढ़ गया था, लेकिन उन पर लिखे शब्द अब भी उतने ही स्पष्ट थे। 2015 का केस, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। उसने फाइल को थोड़ा और ध्यान से देखा। उसमें एक लड़की की तस्वीर लगी थी, लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और हल्की मुस्कान। रिया कपूर। उसने नाम पढ़ा और फिर सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अब तक उससे नजरें नहीं मिला पाया था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, जैसे इस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आयरा के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। ये कौन है, आर्यन? उसकी आवाज में एक सख्ती आ गई। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद को उस याद में फिर से डुबो रहा हो, जिससे भागने की कोशिश में इतने साल बिता चुका था। उसने धीरे से कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आयरा का दिल एक पल के लिए थम गया। मतलब? आर्यन ने आगे बढ़कर फाइल से एक और पेज निकाला। इस बार जो दस्तावेज सामने आया, उसने आयरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। रिया कपूर लापता, आखिरी बार आर्यन मेहरा के साथ देखी गई थी। आयरा के हाथ से फाइल गिर गई। कागज हवा में तैरते हुए नीचे गिरे और पूरे फर्श पर बिखर गए। कमरे में अचानक बहुत भारी सन्नाटा पसर गया। क्या क्या तुम? उसकी आवाज फंस गई। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। आर्यन ने गहरी, कड़वी आवाज में कहा, हाँ, पुलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उसे गायब कर दिया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। आयरा के होंठ सूख गए। उसे अपने पैरों पर खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। तो सच क्या है? उसने मुश्किल से पूछा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में दर्द था, गहरा, पुराना और कभी न मिटने वाला दर्द। सच ये है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसकी आवाज में अब एक थरथराहट थी और अचानक एक दिन गायब हो गई। आयरा के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम्हें शक है कि उसे किसी ने मार दिया? आर्यन ने धीमे से सिर हिलाया। और वो इंसान आज भी आजाद घूम रहा है। कमरे की ठंडी हवा में अब सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। रुद्रांश आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। फोन स्क्रीन पर लगातार आती न्यूज अपडेट्स को देख रहा था। हर चैनल पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, आर्यन मेहरा और उसके अतीत का काला सच। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी चमक रही थी। सुपरस्टार आर्यन मेहरा का अतीत सवालों के घेरे में। क्या वाकई उन्होंने एक लड़की को गायब करने में भूमिका निभाई थी? रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान आई। उसने वीडियो प्ले किया। आर्यन मेहरा अब तक इस मामले में चुप क्यों है? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? क्या उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो दोषी है? रुद्रांश ने फोन टेबल पर रखा और पीछे आराम से कुर्सी पर टिक गया। उसकी उंगलियां एक सोने के पेन के चारों ओर घूम रही थीं। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। लोग अब आर्यन से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, उसने धीरे से हंसते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रांश ने बिना नजर घुमाए कहा, अंदर आओ। उसका असिस्टेंट अंदर आया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सर, पुलिस को भी इस केस की जानकारी दे दी गई है। अब बस सही वक्त का इंतजार है। रुद्रांश ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की हल्की थपकी दी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत बढ़िया, अब आर्यन मेहरा को कोई नहीं बचा सकता। उसने एक सिगार उठाया, लाइटर जलाया और एक गहरा कश लिया। कमरे में धुआं फैल गया और उस धुएं के पीछे उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, बदले की आग। रुद्रांश आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। फोन स्क्रीन पर लगातार आती न्यूज अपडेट्स को देख रहा था। हर चैनल पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, आर्यन मेहरा और उसके अतीत का काला सच। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी चमक रही थी। सुपरस्टार आर्यन मेहरा का अतीत सवालों के घेरे में। क्या वाकई उन्होंने एक लड़की को गायब करने में भूमिका निभाई थी? रुद्रांश के होठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान आई। उसने वीडियो प्ले किया। आर्यन मेहरा अब तक इस मामले में चुप क्यों है? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? क्या उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो दोषी हैं? रुद्रांश ने फोन टेबल पर रखा और पीछे आराम से कुर्सी पर टिक गया। उसकी उंगलियां एक सोने के पेन के चारों ओर घूम रही थीं। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। लोग अब आर्यन से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, उसने धीरे से हंसते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रांश ने बिना नजर घुमाए कहा, अंदर आओ। उसका असिस्टेंट अंदर आया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सर, पुलिस को भी इस केस की जानकारी दे दी गई है। अब बस सही वक्त का इंतजार है। रुद्रांश ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की हल्की थपकी दी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत बढ़िया, अब आर्यन मेहरा को कोई नहीं बचा सकता। उसने एक सिगार उठाया, लाइटर जलाया और एक गहरा कश लिया। कमरे में धुआं फैल गया और उस धुएं के पीछे उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, बदले की आग। एपिसोड 15। आर्यन बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रात भर जागने से या फिर उस जलते हुए गुस्से से जो उसके अंदर तूफान की तरह उमड़ रहा था। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी थी और अब उसे लगने लगा था कि शायद यही उसकी किस्मत थी। बालकनी से नीचे सड़क पर नजर पड़ी। मीडिया के कैमरे, रिपोर्टर्स और जाने कितने सवालों से भरे लोग उसकी हवेली के बाहर खड़े थे। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, सच। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि वो खुद क्या महसूस कर रहा था। तभी ठक ठक ठक, तेज ठोस आवाज जिसने सन्नाटे को चीर दिया। आर्यन ने पलटकर देखा। अंदर ड्राइंग रूम में आयरा सोफे पर ही सो गई थी। उसकी सांसें हल्की और शांत थीं, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, वो झटके से उठी। इतनी सुबह कौन आया? उसकी आवाज अभी भी उनींदी थी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल ने जैसे ही जवाब दिया हो, वो आ गए हैं। उसने धीरे से कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, फिर एक जोरदार ठक-ठक हुई। इस बार कोई संदेह नहीं था। उसने सांस अंदर खींची, दरवाजा खोला। सामने इंस्पेक्टर राठौर खड़े थे। कड़क वर्दी, सख्त चेहरा और आंखों में वही बेरहम अधिकार जिसकी उम्मीद आर्यन को थी। उनके पीछे 2 और पुलिस अफसर खड़े थे और एक पुलिस वैन हवेली के गेट के बाहर इंतजार कर रही थी। मिस्टर आर्यन मेहरा, राठौर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आयरा, जो अब तक आधी नींद में थी, पूरी तरह से जाग गई।
वो जल्दी से आगे आए, उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। लेकिन क्यों? उसने कड़क आवाज में पूछा। राठौर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, रिया कपूर केस के सिलसिले में आपके खिलाफ नए सबूत मिले हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसने पहले से ही इस पल की कल्पना कर ली थी। मेरे खिलाफ कोई सबूत हो ही नहीं सकता, ये सब एक साजिश है। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। इंस्पेक्टर राठौर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये आप पुलिस स्टेशन आकर कह सकते हैं। आयरा के अंदर कुछ फट पड़ा। आप इसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। राठौर ने एक पेपर उसकी ओर बढ़ाया, ठंडे शब्दों में कहा, यह अरेस्ट वारंट है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। आयरा ने कांपते हाथों से पेपर लिया, उसकी आंखें हर लाइन पर दौड़ने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने कुछ नहीं कहा, कोई बहस नहीं की। वो जानता था, यही होना था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पुलिस की ओर चल दिया। लेकिन चलते चलते उसने आयरा की ओर देखा। वो वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द, डर और गुस्सा तीनों थे। और आर्यन को पहली बार एहसास हुआ, उसकी परवाह करने के लिए इस दुनिया में कोई था। रुद्रांश अपने आलीशान ऑफिस की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक महंगा कॉफी मग था, जिससे उठती हुई भाप उसकी ठंडी मुस्कान के सामने फीकी लग रही थी। सामने टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बॉलीवुड सुपरस्टार आर्यन मेहरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्या यह सच में एक अपराधी है या उसके खिलाफ रची गई कोई साजिश? रुद्रांश ने हल्के से सिर झुकाया। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जिसे देखकर लोग डर जाते थे। आखिरकार खेल शुरू हो चुका है, उसने धीमे से बुदबुदाया। उसने टीवी की आवाज कम कर दी और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन मेहरा, देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आता है। वो कॉफी का सिप लेने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, लेकिन रुद्रांश पहचान गया। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने बिना समय गंवाए कॉल रिसीव की। तुम्हें अब कॉल करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी आवाज सख्त थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे को भांप चुका हो। दूसरी तरफ से आवाज आई, गहरी, दबे हुए गुस्से से भरी हुई। तुम अब तक चुप क्यों थे? मुझे पूरा सच बताओ, रुद्रांश। रुद्रांश की उंगलियां हल्के से कॉफी मग के किनारे पर कस गईं। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संयम में रखते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, इस बार और भी ठंडी और रहस्यमयी। तुम्हें लगता है कि तुमने आर्यन मेहरा को बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर पूरा सच बाहर आ गया तो तुम्हारी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, रुद्रांश। इस बार रुद्रांश की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी उंगलियां अब मग के हैंडल को नहीं बल्कि टेबल के किनारे को दबोच रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। ये बकवास बंद करो, उसने गुस्से में कहा। मैंने सब कुछ कंट्रोल में रखा है, कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से ठंडी हंसी सुनाई दी। एपिसोड 16। आर्यन ठंडे स्याह लॉकअप में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर अंधेरे जैसी निराशा फैली थी। लोहे की सलाखों के उस पार सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर हजारों सवाल गूंज रहे थे। ये पहला मौका नहीं था जब उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ा था, लेकिन आज हालात अलग थे। आज सिर्फ उसका करियर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी एक साजिश में फंस चुकी थी। उसने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ लिया और सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बुझती हुई चिंगारी थी। मुझे उससे मिलना है, अभी के अभी। अचानक बाहर से किसी की तेज आवाज आई, जिसने पूरे थाने का माहौल बदल दिया। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। वो आवाज कहीं से भी अनसुनी नहीं थी, ये आयरा थी। मैडम, अभी मुलाकात की इजाजत नहीं है, इंस्पेक्टर राठौर की सख्त आवाज गूंजी। प्लीज, सिर्फ 5 मिनट। आयरा की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। इंस्पेक्टर ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर गहरी सांस लेकर हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। सलाखों के पीछे बैठे आर्यन के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उभरी। उसने खुद को हालात से निपटने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन आयरा का वहां आना उसके अंदर कहीं कुछ हलचल पैदा कर गया। जैसे ही आयरा तेज कदमों से अंदर आए, उसकी आंखें सीधे आर्यन के चेहरे पर टिक गईं। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। आर्यन हल्का सा हंसा, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। क्या लगता है तुम्हें? उसने ठंडी आवाज में कहा। आयरा कुछ पल उसे देखती रही। मैंने वकील से बात की है,
बेल के लिए ट्राई कर रही हूं, लेकिन आर्यन की नजरें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। लेकिन आयरा ने धीरे से सिर झुका लिया। रुद्रांश ने सब कुछ सेट कर लिया है। जज बेल देने के मूड में नहीं है। आर्यन की मुठियां कस गई। उसने सलाखों को पकड़ लिया, जैसे अभी उन्हें तोड़कर बाहर आ जाएगा। रुद्रांश, उसने गहरी दबी हुई आवाज में कहा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आयरा ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। गुस्से से कुछ नहीं होगा आर्यन, हमें सबूत ढूंढने होंगे ताकि ये केस खत्म हो सके। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। रिया को आखिरी बार मैंने एक पुराने होटल में देखा था, शायद हमें वहीं से कुछ मिले। आयरा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। तो फिर हमें वहीं जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल की गंभीरता किसी काले साए की तरह गहरी थी। चारों ओर महंगे फर्नीचर और आलीशान इंटीरियर था, लेकिन कमरे के बीचों बीच रखी उस मेज पर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी हल्की फटी हुई तस्वीर। तस्वीर में थी रिया कपूर, वही लड़की जिसकी गुमशुदगी ने आर्यन मेहरा की जिंदगी को एक भंवर में धकेल दिया था। रुद्रांश उस तस्वीर को देखता रहा। उसकी उंगलियां मेज पर धीमे धीमे तबला बजा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देख रहा हो। अब वक्त आ गया है सच को दफनाने का। उसकी आवाज कमरे की नीरवता को चीरती हुई गूंज उठी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, फिर धीरे से कॉल रिसीव की। होटल का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस ठंडी साजिश थी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, हाँ सर, वहां अब कोई सबूत नहीं मिलेगा। कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि रिया उस रात वहां थी। रुद्रांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने उंगलियों से तस्वीर के किनारे को छुआ, जैसे किसी भूली हुई याद को अलविदा कह रहा हो। बहुत बढ़िया, अब देखता हूं आर्यन कैसे बचता है। उसने तस्वीर को पलटा और मेज की दराज खोलकर उसमें रख दिया। फिर धीरे से दराज बंद कर दी, जैसे कोई अधूरा राज हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। एपिसोड 17। सुनसान सड़क, काले बादल और हल्की हल्की बरसती बूंदें। ब्लू ऑर्किड होटल के बाहर की यह वीरानी अजीब सा डर पैदा कर रही थी। आयरा ने कार की हेडलाइट बंद कर दी और धीमे से बाहर निकली। उसकी आंखें होटल की ऊंची इमारत पर जमी थीं, जो वक्त के साथ पुरानी और उजाड़ हो चुकी थी। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और कहीं कहीं प्लास्टर झड़ चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपने फोन की टॉर्च ऑन की। आर्यन ने कहा था कि रिया को आखिरी बार यहीं देखा गया था। वो धीमे धीमे होटल के भीतर दाखिल हुई। लॉबी में हल्का अंधेरा था, केवल एक कोने में रखे बल्ब की टिमटिमाती रोशनी माहौल को और डरावना बना रही थी। रिसेप्शन काउंटर खाली पड़ा था, लेकिन वहां रखी गेस्ट लॉगबुक पर आयरा की नजर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए। 2015, मुझे देखना होगा कि उस रात यहां कौन कौन ठहरा था। उसने एक पन्ना पलटा और एक नाम उसके सामने चमक उठा, रिया कपूर, रूम 306। आयरा की सांसें रुक गईं। उसने कांपते हाथों से नाम को दोबारा पढ़ा। रिया सच में यहां थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, आप यहां क्या कर रही हैं? आयरा ने घबराकर पीछे देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी ओर संदेह भरी नजरों से देख रहा था। उसने खुद को संयत किया और शांत स्वर में जवाब दिया, मैं एक रिपोर्टर हूं, पुराने केस पर रिसर्च कर रही हूं। गार्ड ने आंखें सनकरी कर ली। मैम, ये होटल अब खाली पड़ा है, यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको यहां नहीं होना चाहिए। आयरा ने जानबूझकर गहरी नजरों से उसे देखा। रिया कपूर नाम की लड़की यहां ठहरी थी, है ना? गार्ड के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसके हाथ अनायास ही कांपने लगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप यहां से चली जाए, उसने जल्दी से कहा और मुड़कर जाने लगा। आयरा ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में दृढ़ता थी। आप कुछ छिपा रहे हैं, मुझे सच बताइए। गार्ड की आंखों में हल्की दहशत उभरी। उसने चारों ओर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर धीरे से फुसफुसाया, जो लोग उस लड़की के बारे में पूछते हैं, उनके साथ बुरा होता है। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब, सच कुछ और है? गार्ड कुछ और कहने की बजाय अचानक अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। आयरा वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने लॉगबुक की तरफ देखा और फिर होटल की लंबी अंधेरी गैलरी की ओर। रिया कपूर का गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी।
सुनसान रात, जेल की ठंडी दीवारें और हल्की टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी, इन सबके बीच आर्यन अपनी कोठरी में चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। न जाने कितनी बार उसने खुद से यही सवाल किया था, रिया, आखिर तुम कहाँ हो? उसकी बंद मुठियां धीरे धीरे खुली और फिर कस गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश किसने रची? रुद्रांश या कोई और? तभी सर्वर आर्यन को हल्की सरसराहट सुनाई दी। वो तुरंत सतर्क हुआ और उठकर बैठ गया। एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी कागज की पुर्ची उसकी कोठरी के अंदर पड़ी थी। उसकी भौहें तन गईं। ये कहाँ से आया? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। जेल के बाहर एक सिपाही ऊँघ रहा था। आर्यन ने जल्दी से कागज उठाया और खोला। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर बचना चाहते हो तो सच को मत खोदो, रिया को भूल जाओ। आर्यन के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक खतरनाक चमक उभरी। उसकी उंगलियां कागज को मसलने लगी। रिया कपूर जिंदा है। उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। अब ये सिर्फ उसकी बेगुनाही की लड़ाई नहीं थी, बल्कि रिया को ढूंढने की भी। एपिसोड 18। रात के घने अंधेरे में ब्लू ऑर्किड होटल एक वीरान इमारत की तरह खड़ा था। आयरा के अंदर अजीब सा डर था, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए होटल के पुराने गलियारों से गुजरी। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, जैसे यहाँ कोई कभी आता जाता ही न हो। अगर होटल का स्टाफ सच छिपा रहा है तो मुझे खुद इसे निकालना होगा, उसने खुद से कहा। वह धीमे कदमों से सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। आयरा ने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अगर सही रास्ता न मिले तो दूसरा तरीका अपनाओ। उसने जल्दी से पस खोला और अंदर से हेयरपिन निकाली। उंगलियों में फंसाकर वह लॉक में घुमाने लगी। कुछ सेकंड तक कोशिश करने के बाद क्लिक, ताला खुल चुका था। आयरा ने जल्दी से अंदर कदम रखा और दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था, बस मॉनिटर की नीली रोशनी हल्का सा चमक रही थी। उसने कंप्यूटर ऑन किया और जल्दी जल्दी स्क्रीन पर फोल्डर खोजने लगी। रिया कपूर 2015 फाइलें एक के बाद एक खुलने लगी। अचानक एक पुरानी फुटेज मिली। एक लड़की होटल के गेट से अंदर जा रही थी। उसकी चाल घबराई हुई थी। आयरा ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। रिया कपूर, लेकिन रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी था जिसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। आयरा ध्यान से फोटो को जूम करने लगी, तभी कौन है वहां? पीछे से किसी गार्ड की कड़कती आवाज सुनाई दी। आयरा की सांसें तेज हो गईं। उसने बिना वक्त गवाए स्क्रीन का एक फोटो अपने फोन में लिया और बिजली की तरह दरवाजे की ओर भागी। रुको! गार्ड उसके पीछे भागा, लेकिन आयरा के कदम तेज थे। वो गलियारे से होते हुए बाहर की ओर दौड़ी, दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकली और तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की। टायरों की आवाज के साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। आयरा ने तेजी से फोन उठाया और फोटो को जूम किया। ये कौन हो सकता है? उसने खुद से बड़बड़ाया, लेकिन इतना तो साफ था, रिया कपूर अकेली नहीं थी और इस होटल में जो हुआ था वो कोई मामूली हादसा नहीं था। जेल की कोठरी में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। आर्यन फर्श पर बैठा था। उसकी उंगलियां अब तक उस छोटे से कागज के टुकड़े को मरोड़ रही थी जो किसी ने उसकी कोठरी में फेंका था। अगर बचना चाहते हो तो सच को मत खोदो, रिया को भूल जाओ। उसकी आंखें सुर्ख थीं। पूरी रात वो इसी एक लाइन को दोहराते हुए सोचता रहा कि आखिर ये संदेश भेजा किसने। तभी लोहे की सलाखों के दूसरी तरफ से आवाज आई, चलो उठो, कोई मिलने आया है। आर्यन ने सिर उठाया। उसके दिल में एक हल्की उम्मीद जगी, आयरा होगी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। सामने खड़ा इंसान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, रुद्रांश। उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जिससे आर्यन नफरत करता था। कैसे हो सुपरस्टार? रुद्रांश ने तंज कसा। आर्यन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में कसने लगे। तू यहां क्या करने आया है? उसने दांत पीसते हुए कहा। रुद्रांश ने एक हल्का ठहाका लगाया और बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ गया। बस तुम्हारी हालत देखने आया था। हमेशा ऊंचाई पर रहने वाले आर्यन राठौड़ को इस हाल में देखकर मजा आ रहा है। आर्यन का खून खौल उठा। ये सब तूने किया है ना? रुद्रांश ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। आर्यन की नजर जैसे ही उस फोटो पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो वही धुंधली तस्वीर थी जो आयरा ने होटल के सीसीटीवी से ली थी। रिया कपूर किसी आदमी के साथ होटल में दाखिल हो रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। रुद्रांश ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, अगर ये फोटो बाहर आ गई
तो खेल खत्म। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें रुद्रांश की आंखों में सीधे जाकर टकराईं। तू क्या चाहता है? रुद्रांश कुर्सी से उठकर उसके करीब आ गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। सिर्फ इतना कि तुम हार मान लो, रिया को भूल जाओ और जेल में सड़ते रहो। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें रुद्रांश पर टिकी रहीं। उसके भीतर तूफान उठ चुका था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने इतना ही कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ रुद्रांश। एपिसोड 19। आयरा अपने अपार्टमेंट के छोटे से वर्कस्पेस में बैठी थी। टेबल पर लैपटॉप खुला पड़ा था और सामने रखी तस्वीर को वो लगातार देख रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात बीत चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था। यह आदमी कौन है? उसने तस्वीर को फिर से उठाया और ध्यान से देखा। धुंधली, हल्की रोशनी में ली गई तस्वीर में रिया कपूर किसी आदमी के साथ होटल में दाखिल हो रही थी। आयरा ने लैपटॉप ऑन किया और फोटो को स्कैन करके जूम इन किया। अगर ये तस्वीर क्लियर हो जाए तो रिया के साथ मौजूद इंसान की पहचान हो सकती है। लेकिन तस्वीर की क्वालिटी बहुत खराब थी। उसमें सिर्फ परछाइयां दिख रही थी। चेहरों की पहचान कर पाना नामुमकिन था। मुझे एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। उसने तुरंत अपने दोस्त कैबिर को कॉल किया। कैबिर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक पुरानी तस्वीर क्लियर करनी है। कैबिर की आवाज में हल्की सी उत्सुकता थी। ओह, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में घुस गई तू? चल कोई नहीं, भेज फोटो। आयरा ने फौरन तस्वीर भेज दी। कैबिर ने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया, ये तस्वीर काफी पुरानी और डैमेज्ड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे 2 घंटे दो। आयरा ने फोन रखा और एक गहरी सांस ली। अगर तस्वीर साफ हो जाती तो मैं रिया कपूर की गुमशुदगी के केस को खोल सकती हूं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच के करीब जा रही थी, वो उसकी अपनी जिंदगी को भी बदल सकता था। आर्यन की आंखें दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ बार बार उठ रही थीं। पुलिस स्टेशन की चारदीवारी में उसे 24 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी हथेलियां भींच ली। मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। वो जानता था कि अगर वो चुप बैठा रहा तो सच तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसे कुछ करना होगा। मुझे मेरे वकील से मिलने दिया जाए, उसने बाहर खड़े कांस्टेबल से कहा। कुछ देर बाद उसकी वकील मृणाल उसके सामने बैठी थी। कोई नया सबूत मिला? आर्यन ने बिना भूमिका बनाए सीधे सवाल किया। मृणाल ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हमने बेल के लिए दोबारा अपील की है। आर्यन ने गहरी सांस भरी। मुझे बेल नहीं, सबूत चाहिए। मृणाल कुछ कहती, इससे पहले ही एक कांस्टेबल अंदर आया। तुमसे कोई मिलने आया है। आर्यन का दिल तेजी से धड़का। उसे लगा आयरा होगी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। रिया कपूर की छोटी बहन सिया कपूर। आर्यन को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। तुम यहां? सिया का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि सिया को देखकर वो राहत महसूस करे या घबराहट। बैठो, उसने धीरे से कहा। सिया ने बैठते ही सीधे मुद्दे पर बात की। मैं जानती हूं कि मेरी बहन के लापता होने में तुम्हारा हाथ नहीं है। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो फिर सच क्या है? सिया ने इधर उधर देखा, मानो डर रही हो कि कोई सुन न ले। फिर वो धीरे से फुसफुसाई। रिया के पास कुछ ऐसा था जिससे बहुत सारे लोग डरते थे। वो शायद जिंदा है और कहीं छिपी हुई है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? अगर ये सच था तो वो अब तक किस सच्चाई के पीछे भाग रहा था? सिया ने जल्दी से अपनी जेब से एक कागज निकाला और आर्यन की हथेली में रख दिया। अगर सच जानना है तो इस पते पर जाओ। आर्यन ने झट से कागज खोला। ब्लू मून विला, लेन नंबर 5, शहर के बाहर। वो पते को घूरता रह गया। क्या वहां जाने से उसे आखिरकार वो जवाब मिलेंगे जिनकी उसे तलाश थी, या फिर ये किसी नए जाल की शुरुआत थी? एपिसोड 20। आयरा की आंखें लगातार लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थीं। उसकी उंगलियां टेबल पर बेचैनी से हल्के हल्के थाप दे रही थी। कैबिर ने कहा था कि उसे बस 2 घंटे चाहिए तस्वीर को साफ करने के लिए, और अब वो 2 घंटे पूरे हो चुके थे। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आयरा, तुम्हारी तस्वीर क्लियर हो गई है। कैबिर की आवाज में वही जोश था जो किसी राज के खुलने पर होता है। आयरा ने जल्दी से लैपटॉप खोला और फाइल डाउनलोड की। तस्वीर धीरे धीरे लोड हो रही थी, और जैसे ही पूरी तरह साफ हुई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तस्वीर में रिया कपूर के साथ जो आदमी खड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि रुद्रांश था। रुद्रांश,
आयरा का दिमाग एक सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। मतलब रुद्रांश इस केस से जुड़ा हुआ है। वो तेजी से अपने दिमाग में सारी घटनाओं को जोड़ने लगी। रुद्रांश, जो आर्यन से इतनी नफरत करता था, जिसने उसे जेल में डलवाने की पूरी साजिश रची, और अब ये तस्वीर, क्या वो ही रिया कपूर की गुमशुदगी के पीछे है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पहला ख्याल था कि वो तुरंत आर्यन को ये सब बताए, लेकिन फिर याद आया, आर्यन तो जेल में है। वो किसी भी हालत में इस जानकारी को आर्यन तक पहुंचाना चाहती थी। आयरा ने जल्दी से फोन उठाया और मृणाल को कॉल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आयरा ने बिना भूमिका के सीधा कहा, मुझे आर्यन से मिलना है अभी। आर्यन को बेसब्री से इंतजार था। उसकी नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं। उसके भीतर तूफान मचा हुआ था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तभी दरवाजा खुला। आयरा अंदर आए, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। तुम ठीक हो? उसकी आवाज घबराई हुई थी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम यहां कैसे? आयरा ने बिना कोई जवाब दिए फौरन अपना फोन निकाला और स्क्रीन उसकी आंखों के सामने कर दी। रिया कपूर के साथ जो आखिरी आदमी था, वो कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश था। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने फोन को और करीब खींचकर गौर से देखा। मुझे पहले ही शक था कि वो कुछ छुपा रहा है। आयरा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता थी। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा आर्यन, हमें तुम्हें यहां से निकालना होगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, फिर अपने हाथों को धीरे से टेबल पर रखा। मेरे पास एक तरीका है। आयरा चौकन्नी हो गई। क्या? आर्यन ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें एक अजीब सा रहस्य था। मुझे ब्रेकआउट करना होगा। आयरा का दिल जोर से धड़का। क्या तुम भागने की प्लानिंग कर रहे हो? आर्यन की आंखों में वही पुराना जुनून था। अगर मुझे सच तक पहुंचना है, तो मुझे यहां से बाहर आना ही होगा। आयरा के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ पड़े। ये पागलपन है आर्यन। पुलिस तुम्हें खोजने के लिए पूरा शहर छान मारेगी। तो मारे, मैं छिपने के लिए नहीं, लड़ने के लिए भाग रहा हूं। आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे रोके या उसकी मदद करे, लेकिन एक बात तय थी, अब खेल और खतरनाक हो चुका था। एपिसोड 21। आर्यन जेल की दीवारों में घिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह लगातार सोच रहा था, अगर मुझे सच तक पहुंचना है, तो मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। हर पल उसके दिमाग में यही विचार गूंज रहा था। उसे कोई भी कीमत पर अपनी जान की सलामती नहीं चाहिए थी। बस उसे एक मौका चाहिए था सच का सामना करने का। उसे अपने ही घर में कैद महसूस हो रहा था और वह जानता था कि यहां से बाहर निकलना ही उसकी पहली जीत होगी। तभी उसकी नजर सामने खड़े विक्रम पर पड़ी। विक्रम, एक भ्रष्ट पुलिस वाला, जो किसी भी कीमत पर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तैयार था, बशर्ते उसे सही कीमत मिल जाए। विक्रम को देख आर्यन ने उसे इशारे से बुलाया। उसकी आंखों में जैसे एक खतरनाक योजना चल रही थी, और वह जानता था कि विक्रम उसकी मदद कर सकता था, लेकिन इसके बदले उसे बहुत कुछ देना होगा। बात कर सकता हूं तुझसे? आर्यन ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेमन से कहा, क्या चाहिए? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तू कितना लेगा मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए? विक्रम ने एक मजाकिया हंसी हंसी, तेरी कीमत बहुत ज्यादा है सुपरस्टार, लेकिन मैं 4 करोड़ में काम कर सकता हूं। उसकी हंसी में एक नफरत और मांसाहारी ख्वाहिश थी, जैसे वो आर्यन के मुश्किल हालात का फायदा उठाना चाहता हो। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि यह सौदा पक्का था, डील पक्की। विक्रम ने तुरंत उसकी ओर पलटकर पूछा, इतने पैसे देगा कैसे? उसकी आंखों में अभी भी शक था, जैसे वो आर्यन के इरादों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने बड़ी बेफिक्री से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और विक्रम की ओर बढ़ा दिया। यह मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर है। मेरे वकील से बात कर, पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। विक्रम ने कागज लिया और उसके हाथ में उसे घुमा कर देखा। फिर उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कल रात 2 बजे तेरा इंतजार करूंगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग में कई योजनाएं बुनते हुए कहा, अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे सच तक पहुंचने से। विक्रम की बातों से पता चलता था कि वह आर्यन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन एक बड़े लालच के साथ। लेकिन आर्यन की प्लान इससे कहीं बड़ी थी। वह जानता था कि अगर वह विक्रम पर पूरा भरोसा करता है, तो वह अपने खेल को और ज्यादा चालाकी से खेल सकता है। उसकी प्लान सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं थी, बल्कि रुद्रांश और सिया कपूर जैसे लोगों का असली चेहरा उजागर करने की भी थी। अब उसकी चिंता सिर्फ एक थी, वो अपनी प्लान को सही समय पर लागू कर पाएगा या नहीं।
आयरा ने होटल के कमरे के हर कोने को गौर से देखा। यह वही जगह थी जहां उसे वह तस्वीर मिली थी, जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया था। कमरे की हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन आयरा को महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ छुपाया गया था। उसने गहरी सांस ली और होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ी। काउंटर पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट से उसने सीधा सवाल किया, क्या मैं 2015 के रिकॉर्ड देख सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सॉरी मैम, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। आयरा को तुरंत शक हुआ। इतने बड़े और महंगे होटल में पुराने रिकॉर्ड्स नहीं रखना असंभव था। इतना बड़ा होटल और पुराने रिकॉर्ड नहीं रखता। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर लॉबी में खड़े एक आदमी पर पड़ी, रुद्रांश। वो किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आयरा पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसने बिना किसी देरी के अपनी बातचीत खत्म की और तेजी से बाहर निकलने लगा। आयरा का दिल जोर से धड़का। ये आदमी कुछ छुपा रहा है। उसने बिना वक्त गंवाए रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश बाहर निकलकर एक सुनसान गली में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, बस सड़क के कोने पर लगी एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जो उसकी परछाई को और भी डरावना बना रही थी। आयरा चुपचाप एक कार के पीछे छिप गई और गौर से उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। रुद्रांश ने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हमें सबूत हटाने होंगे। अगर ये सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आयरा का दिमाग घूम गया। मतलब रुद्रांश ही इस गुमशुदगी के पीछे है। अब सब कुछ साफ था। रिया कपूर के गायब होने में कहीं न कहीं रुद्रांश का हाथ था, लेकिन कैसे और क्यों? आयरा गहराई से सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। आर्यन जेल से भागने वाला है। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। एक तरफ रुद्रांश था, जो कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा था, और दूसरी तरफ आर्यन, जो एक ऐसी गलती करने वाला था जो उसे हमेशा के लिए मुसीबत में डाल सकती थी। अब क्या करूं? उसने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। पहले आर्यन, मुझे पहले उसे रोकना होगा। आयरा ने तुरंत गाड़ी की चाबी निकाली और तेजी से जेल की ओर बढ़ गई। एपिसोड 22। आर्यन जेल की अंधेरी कोठरी में बेचैनी से टहल रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 2 बजे की तरफ बढ़ रही थीं, और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो हर सेकंड गिन रहा था। बस कुछ ही मिनट और फिर मैं यहां से आजाद हो जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां भींच ली। उसे बाहर जाना था, सच तक पहुंचना था, लेकिन सबसे पहले उसे इस सलाखों की दुनिया से निकलना था। आखिरकार घड़ी ने 2 बजाए। ठीक उसी पल पुलिस स्टेशन के पिछले गेट पर हलचल हुई। विक्रम, वही भ्रष्ट पुलिस वाला जिससे आर्यन ने डील की थी, सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। उसने इधर उधर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और ना हो। फिर वो सीधे आर्यन की सेल तक पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, चल जल्दी। आर्यन ने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखा। पूरी जेल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाकी कैदी सो रहे थे और गार्ड्स भी अपने डेस्क पर ऊँघ रहे थे। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। विक्रम ने जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकाली और ताले में डाली। हल्की सी खट की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। आर्यन ने बिना देरी किए बाहर कदम रखा, लेकिन तभी सायरन बज उठा। एकदम तेज आवाज से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज उठा। ब्लडी हेल! विक्रम गुस्से से फुफकारा, किसी ने हमें धोखा दे दिया। आर्यन का दिमाग एकदम बिजली की तरह दौड़ा। सबसे पहला नाम जो उसके दिमाग में आया, आयरा। शिट! आर्यन ने दांत भींचे। क्या उसने पुलिस को खबर कर दी? अब क्या करें? विक्रम घबराया। भागो! आर्यन ने बिना सोचे झटपट दौड़ लगा दी। पीछे से गार्ड्स की आवाजें सुनाई देने लगी। भागो, कैदी भाग रहा है। आर्यन ने तेजी से जेल की बाहरी दीवार की ओर दौड़ लगाई। पीछे पुलिस वाले अलार्म बजा रहे थे। रोशनी हर तरफ फैल गई थी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन आर्यन के पास समय नहीं था। उसने सामने दीवार देखी, करीब 10 फुट ऊंची। उसने तेजी से दौड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर किए, एक मजबूत उछाल लिया और किसी तरह दीवार के किनारे को पकड़ लिया। नीचे पुलिस वालों की लाइट उसके पैरों तक पहुंच रही थी। वो ऊपर चढ़ रहा है, किसी ने चिल्लाया। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा। उसके हाथ फिसल रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने खुद को ऊपर खींच लिया और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। धप! वो एक कचरे के ढेर पर गिरा। दर्द तो हुआ, लेकिन उसके पास अब रुकने का समय नहीं था। अब क्या? उसने जल्दी से अपने दिमाग में नक्शा दौड़ाया। मुझे ब्लू मून विला पहुंचना होगा। आर्यन ने अपनी सांसें नियंत्रित की और अंधेरी गलियों में भाग गया।
पीछे पुलिस वाले अभी भी उसकी तलाश में थे। घुप अंधेरा और खामोशी। सर्द रात की नमी में सिर्फ हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बंद पड़ी इस फैक्ट्री के जर्जर दरवाजे और टूटी फूटी दीवारें इसे और भी डरावना बना रही थी। आयरा अपनी सांसें नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ी। उसके कदम बहुत हल्के थे, ताकि जमीन पर पड़ा कोई सूखा पत्ता भी न खड़के। रुद्रांश, वो यहाँ क्यों आया था? आयरा ने अपनी आंखों के आगे के सीन को बारीकी से देखा। सामने कुछ दूरी पर रुद्रांश फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज बेहद सख्त थी, जैसे किसी को धमका रहा हो। सबूत नष्ट कर दो, जल्दी। आयरा के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब रिया कपूर का कोई सबूत बचा है? उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर सबूत बचा है, तो इसका मतलब। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, रुद्रांश ने फोन काटा और अचानक मुड़ा। कौन है वहां? आयरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। लेकिन रुद्रांश को शक हो गया था। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा जहां आयरा छिपी थी। हर कदम के साथ उसकी परछाई और नजदीक आती जा रही थी। आयरा ने अपनी सांस रोक ली। तभी एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और झटके से उसे खींच लिया। आयरा का बदन सिहर उठा। रुद्रांश अब उसके सामने था। उसकी आंखें गहरी और खतरनाक लग रही थीं। तो तुम ही हो असली अपराधी, है ना? आयरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। रुद्रांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम्हें कुछ नहीं पता, आयरा। बेहतर होगा कि तुम इस केस से दूर रहो। आयरा गुस्से से बोली, क्या छिपा रहे हो तुम? रुद्रांश ने गहरी सांस ली। रिया कपूर मरी नहीं है, वो जिंदा है। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? रुद्रांश की आंखों में अब भी वही डर था। अगर सच जानना चाहती हो, तो ब्लू मून विला जाओ, लेकिन याद रखना, वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आयरा की सांसें तेज हो गईं। रुद्रांश झटके से उसका हाथ छोड़कर मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ आयरा और उसके कानों में गूंजते रुद्रांश के आखिरी शब्द। ब्लू मून विला जाओ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। एपिसोड 23। काली रात, घने बादल और वीरान पड़ा ब्लू मून विला। हवा में नमी थी और दूर कहीं कोई खिड़की हवा के झोंके से टकरा रही थी, जिससे एक अजीब सी गूंज पूरे इलाके में फैल रही थी। आर्यन सांस थामे खड़ा था। उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में एक नाम गूंज रहा था, रिया कपूर। अगर रुद्रांश सच कह रहा है और रिया वाकई जिंदा है, तो वो यहाँ क्यों छिपी हुई है? उसने दीवार पर हाथ रखा और छलांग लगाकर विला के अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। मगर कदमों के निशान। आर्यन की नजरें फर्श पर पड़ी मिट्टी के उन निशानों पर गई जो ताजा लग रहे थे। यहां कोई जरूर है। उसने धीरे से अपनी पॉकेट से फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। हल्की रोशनी में सामने की दीवार पर जाले झूल रहे थे, मगर फर्श पर पड़े खरोंचों के निशान, जैसे किसी को जबरदस्ती घसीटा गया हो। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी बचाओ, तेज घबराई हुई एक लड़की की आवाज। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये आवाज तो रिया की तरह लग रही है। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। आर्यन बिना एक पल गंवाए उस दिशा में भागा जहां से आवाज आ रही थी। वो एक सकरे कॉरिडोर से गुजरा। चारों ओर जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। धड़ाम, एक दरवाजा जोर से बजा। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। कोई अंदर फंसा हुआ है। उसने झटके से दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक चेहरा, वही चेहरा जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। रिया कपूर, वो जमीन पर बैठी हुई थी, आंखों में खौफ और चेहरे पर जख्मों के निशान। ये कैसे हो सकता है? रिया कांपती आवाज में फुसफुसाई। आर्यन, प्लीज मुझे यहां से निकालो। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। रिया कपूर सच में जिंदा है। रात का सन्नाटा और सर्द हवा। ब्लू मून विला के बाहर सन्नाटा पसरा था, लेकिन आयरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेजी से गाड़ी से उतरी और बड़ी बड़ी सांसें भरते हुए गेट के पास पहुंची। आर्यन को रोकना होगा। गेट पर पहुंचते ही उसने झटके से उसे खोला, लेकिन झपाक, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। ठंडी, सख्त पकड़। आयरा का जिस्म कांप उठा। कौन? उसने झटपट मुड़कर देखा, और जैसे ही चेहरा सामने आया, उसकी सांसें थम गईं। रुद्रांश, वो अंधेरे में खड़ा था, चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान। इतनी जल्दी सच नहीं जान सकती तुम। आयरा ने खुद को संभाला और गुस्से से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो?
रुद्रांश ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। आयरा ने झटपट अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। छोड़ो मुझे, रुद्रांश। लेकिन रुद्रांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही हो, आयरा। कुछ बातें जानने के लिए नहीं होती। तभी, रुक जाओ, कड़कती आवाज हवा में गूंजी। रुद्रांश के हाथ वहीं रुक गए। आयरा ने चौंक कर देखा। आर्यन, वो विला के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में गुस्से की लपटें लिए, जैसे किसी भी पल बवंडर उठ सकता था। रुद्रांश, तुम्हारा खेल खत्म। रुद्रांश मुस्कुराया। क्या सच में? तभी ठक 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 विला के अंदर से किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट आई। चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। आर्यन की नजर दरवाजे पर गई और उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। दरवाजे की परछाई कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तभी एक लड़की बाहर आए। सुनहरा चेहरा, बिखरे हुए बाल, डर से कांपती आंखें। आर्यन, एक धीमी कांपती हुई आवाज। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। आयरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रिया कपूर। सच में, रिया कपूर जिंदा थी। वो वही दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर न जाने कितने अनकहे राज थे। आयरा और आर्यन दोनों अवाक रह गए। रिया की आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसने अपनी सख्त मुट्ठी खोली और धीमी आवाज में बोली, तुम दोनों को नहीं आना चाहिए था। एपिसोड 24। गहरी रात, वीरान हवाएं और अंधेरे में डूबा ब्लू मून विला। आर्यन की सांसें अब भी अटकी हुई थीं। उसकी आंखों के सामने खड़ी थी रिया कपूर, जिसे मरे हुए सालों बीत चुके थे। आयरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आर्यन की आवाज कांपी, मानो किसी भूत को देख रहा हो। रिया कुछ कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। तुम्हें लगा था कि मैं मर चुकी हूं, है ना? उसकी धीमी आवाज में ऐसा सूनापन था, जैसे वो सदियों से दर्द में जी रही हो। आर्यन के चेहरे पर असमंजस साफ दिख रहा था। लेकिन तुम्हारी मौत की खबर तो खुद पुलिस ने दी थी। तुम्हारा शव मिला था। रिया ने कड़वी हंसी हंसी। जो शव मिला था, वो मेरा नहीं था, बल्कि मेरे जैसी दिखने वाली किसी और लड़की का था। आयरा ने हैरानी से रिया को देखा, फिर आर्यन की तरफ मुड़ी। मतलब किसी ने तुम्हारी जगह किसी और की हत्या कर दी? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और ये सब रुद्रांश के इशारे पर हुआ। रुद्रांश। आयरा ने फौरन रुद्रांश की तरफ देखा। वो वहीं खड़ा था, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। आर्यन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तूने ये सब क्यों किया? रुद्रांश ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्योंकि अगर रिया जिंदा होती तो वो एक बहुत बड़ा राज खोल देती, ऐसा राज जो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आ सकता। सन्नाटा, तीनों के बीच घातक खामोशी छा गई। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छिपाने के लिए किसी की जान ली गई? रिया ने अपनी सूनी आंखों से रुद्रांश को देखा और बुदबुदाई। अब वक्त आ गया है सच बाहर लाने का। रिया की आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके कदम ठिठके नहीं। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ी, अंधेरे में एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ढूंढकर नीचे उतरने लगी। आर्यन और आयरा ने एक दूसरे को देखा और बिना सवाल किए उसके पीछे हो लिए। तहखाने में घना अंधेरा था। सीलन भरी दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी। आयरा ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी दीवारों पर पड़ी, उसका खून जम गया। खून के धब्बे, हर तरफ खून के छींटे थे, जैसे यहां कोई भयानक खेल खेला गया हो। ये जगह क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने धीमी आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां असली खेल हुआ था। आर्यन अब तक चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। रिया ने एक पुराना कैमरा उठाया। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सबूत लेकर आई हूं। उसने कैमरे की स्क्रीन ऑन की और वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभरी, लेकिन अगले ही पल जो दिखा, उसने आर्यन और आयरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। वीडियो में एक आदमी किसी का गला दबा रहा था। वो आदमी रुद्रांश था। आयरा के मुंह से चीख निकल गई। रुद्रांश, तुमने मर्डर किया? वीडियो में एक लड़की की कराहतें थीं, फिर अचानक सब खामोश हो गया। रिया ने आहिस्ता से कहा, यही वो सबूत था जिसे मिटाने के लिए उसने मुझे मरवा दिया, लेकिन मैं बच गई। आर्यन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तूने ये सब क्यों किया, रुद्रांश? लेकिन रुद्रांश चुप नहीं था। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तुम लोगों को लगा था कि तुम बच जाओगे, है ना? उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक पल में ही उसकी गन बाहर आ गई।
सीधा आर्यन के माथे पर तनी हुई। अब ये कहानी यहीं खत्म होगी। एपिसोड 25। रुद्रांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थी। अब ये खेल यहीं खत्म होगा। उसकी आवाज में एक सर्द ठंडक थी जो तहखाने के माहौल को और ज्यादा भयावह बना रही थी। आयरा ने घबराकर आर्यन की बाजू पकड़ ली। आर्यन, कुछ करो, उसकी आवाज में घबराहट थी। आर्यन की आंखें रुद्रांश पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिमाग ठंडा। तभी रिया कांपती हुई आगे आए। उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्रांश, प्लीज ऐसा मत करो, बहुत खून बह चुका है। रुद्रांश हंस पड़ा। रिया, तुमने क्या सोचा था कि मेरे प्लान में कोई गड़बड़ कर सकता है? उसकी उंगलियां ट्रिगर दबाने ही वाली थीं कि धड़ाम, तेज आवाज के साथ तहखाने की पुरानी खिड़की का शीशा टूट गया। सारे लोग चौंक गए। अगले ही पल एक छोटा सा सिलेंडर अंदर गिरा और जोरदार फटाके जैसी आवाज के साथ पूरे तहखाने में धुआं फैल गया। चारों तरफ धुंध ही धुंध। क्या हो रहा है? रुद्रांश गड़बड़ाया। आर्यन, आयरा और रिया खांसने लगे। धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रुद्रांश ने हड़बड़ी में अपनी गन दोनों हाथों से पकड़ी और इधर उधर देखने लगा। तभी कोई साया धुएं के बीच से निकला, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी चाल बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। रुद्रांश ने उसे देखते ही गन तान दी। कौन है तू? लेकिन जवाब नहीं मिला। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रुद्रांश ने गुस्से से कहा, मैं गिनती गिनूंगा सिर्फ 3 तक, फिर सीधे गोली चलेगी। लेकिन वो आदमी बेखौफ बढ़ता रहा। 1, 2। जैसे ही रुद्रांश ने 3 बोलकर ट्रिगर दबाने की कोशिश की, वो काले कपड़ों वाला आदमी बिजली की तेजी से कूदा और रुद्रांश की गन छीन ली। रुद्रांश चौंक गया। उसके हाथ अब खाली थे। क्या तू? धुएं के बीच से उस आदमी का चेहरा नजर आया। आर्यन का बड़ा भाई कबीर। रिया, आयरा और आर्यन अवाक रह गए। रुद्रांश की आंखों में पहली बार डर झलका। कबीर ने ठंडी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, खेल अब भी खत्म नहीं हुआ रुद्रांश, अब तो बस शुरुआत हुई है। आयरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आर्यन की तरफ देखा, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा भाई? लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया कि। कबीर ने रुद्रांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे शिकारी ने आखिरकार अपने शिकार को पकड़ लिया हो। बहुत दिनों से तुम्हें ट्रैक कर रहा था, आज रंगे हाथों पकड़ ही लिया। रुद्रांश के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई, लेकिन वो खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग बच नहीं पाओगे, उसने एक घिनौनी हंसी के साथ कहा और तेजी से पलटा। वो भागने की कोशिश कर ही रहा था कि बस बहुत हो गया रुद्रांश। एक सख्त आवाज गूंजी। तहखाने का दरवाजा जोर से खुला और पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई। सबसे आगे इंस्पेक्टर अभय था, जिसने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, खेल खत्म, तुम गिरफ्तार हो। रुद्रांश ने गुस्से में आर्यन को देखा। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई आर्यन। पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए बाहर ले गए। तहखाने में अब सिर्फ आर्यन, कबीर, रिया और आयरा बचे थे। रिया अभी भी सदमे में थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आयरा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम सेफ हो रिया। रिया ने एक लंबी सांस ली। आर्यन चुपचाप खड़ा था। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। तभी कबीर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुझे लगा था कि मैं मर चुका हूं? आर्यन ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और खुशी का मिला जुला भाव था। भाई, कबीर ने हल्की मुस्कान दी, अब हम फिर से साथ हैं। आर्यन ने एक पल को सोचा, अगर उसका भाई जिंदा था तो वो इतने सालों तक कहाँ था? उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसके दिल में कई सवाल थे। आयरा ने गहरी सांस ली, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, ट्रिंग ट्रिंग, फोन की घंटी बजी। आर्यन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन तीखी आवाज आई, अगर तुम सोच रहे हो कि कहानी खत्म हो गई तो तुम गलत हो आर्यन। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी उंगलियां कसकर फोन पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक नया गुस्सा था। ये आवाज अद्विक की है। एपिसोड 26। आर्यन की उंगलियां फोन पर कस गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा खतरनाक सन्नाटा था। दूसरी तरफ से आवाज फिर आए, धीमी मगर ठंडी, जैसे बर्फ की तरह। इतने सालों बाद भी मेरी आवाज नहीं भूले। आर्यन की नजरें दूर कहीं शून्य में टिक गईं। उसकी मुठियां भिंच गईं जब उसने उस नाम को दोहराया जो उसने कभी सोचा था कि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट चुका है।
अद्विक, आयरा और कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कबीर ने हल्की आवाज में पूछा, कौन अद्विक? लेकिन आर्यन ने उसे अनसुना कर दिया। दूसरी तरफ से हंसी की एक धीमी लहर आई, वो हंसी जो मजाक नहीं थी बल्कि अंदर तक डर पैदा कर देने वाली थी। अच्छा है कि तुमने मेरा नाम याद रखा, अब तुम्हें मेरा दर्द भी याद रहेगा। आर्यन के चेहरे की नसें तन गईं। तू चाहता क्या है? उसकी आवाज अब सख्त थी। फोन के दूसरी तरफ एक पल का सन्नाटा छा गया, फिर अद्विक की आवाज गूंज उठी। जो मेरा था वो वापस चाहिए, और उसकी शुरुआत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके होगी। अगले ही पल बीप, फोन कट चुका था। आर्यन के हाथ अब भी फोन पर जकड़े हुए थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। आयरा ने धीरे से आर्यन की बाजू छुई। आर्यन, ये कौन था? लेकिन आर्यन अभी भी उसी आवाज के असर में था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी भूले हुए तूफान की धूल अचानक उसके सामने उड़कर खड़ी हो गई हो। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। आर्यन, जवाब दो, अद्विक कौन है? आर्यन ने धीरे से आंखें बंद की। उसके दिमाग में बीते सालों की यादें किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह चलने लगी। कुछ दर्द भरी चीखें, एक चेहरा खून से सना हुआ, एक नाम जो उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट चुका है, आज फिर उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ा रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी बर्फीली घाटी से आ रही हो। एक ऐसा भूत जो मेरे अतीत से लौट आया है। आयरा की उंगलियों ने हॉस्पिटल रूम का दरवाजा हल्के से खोला। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसकी सांस अटक गई। चारों तरफ नजर दौड़ाए, लेकिन वो बेड जो उसकी मां का था वो खाली पड़ा था। सफेद चादर करीने से तह की हुई थी, कोई मशीन बीप नहीं कर रही थी। मां, उसकी आवाज हल्की थी मगर उस कमरे में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। आयरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसने मां को यही देखा था। उसने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, तभी दरवाजे के पास से नस हड़बड़ाई हुई अंदर आए। मैम, नस की सांसें उखड़ी हुई थी। आयरा की आंखें डर और बेचैनी से चमक उठी। उसने झटके से नस का हाथ पकड़ा। मां कहाँ है? नस की आवाज कांप रही थी। किसी ने उन्हें यहां से ले जाया, मैम। आयरा के दिमाग में जैसे कोई तेज विस्फोट हुआ। किसने? नस कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी ट्रिंग ट्रिंग आयरा का फोन बज उठा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने कांपते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। धीरे से उसने कॉल को काट दिया, लेकिन अगले ही पल फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा। ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहती हो तो आर्यन से दूर हो जाओ, हमेशा के लिए। आयरा की उंगलियां बेजान हो गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे स्क्रीन के नीचे की तरफ खिसकी। मैसेज भेजने वाले का नाम देखकर उसकी पूरी दुनिया थम गई। अद्विक। आयरा घबराई हुई दौड़ते हुए ब्लू मून विला में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। आर्यन, उसकी आवाज में हड़बड़ी थी। आर्यन, मेरी मां, वो गायब है। आर्यन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसकी आंखों में गहरी चिंता और सतर्कता थी। उसने झट से आयरा को अपनी ओर खींच लिया। क्या? आयरा ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन आर्यन के सामने कर दिया। उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही थी कि फोन को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। आर्यन ने फोन लिया और स्क्रीन पर आंखें गड़ा दी। वो वीडियो था जो अद्विक ने भेजा था। अद्विक ने उन्हें किडनैप कर लिया। आयरा की आवाज में टूटन थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर गुस्से का एक ज्वाला फूट पड़ा। अब तो ये लड़ाई मेरी जिंदगी से भी बढ़कर हो गई है। तभी अचानक दरवाजे पर एक पार्सल गिरा। आर्यन ने झट से उठाया और उसे खोला। अंदर एक वीडियो क्लिप थी। उसने वीडियो प्ले किया और स्क्रीन पर अद्विक की तस्वीर उभरी। उसकी आंखों में चमक थी, एक खतरनाक और ठंडी हंसी थी। आर्यन, ये बस शुरुआत है। तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार मैं जीतूंगा। वीडियो में आयरा की मां दिखाई दी। वो एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके सिर पर बंदूक तनी हुई थी। आयरा की आंखें इंस्टेंटली भर आए और उसका दिल मानो रुक सा गया। हमें कुछ करना होगा, उसकी आवाज टूट रही थी। आर्यन ने वीडियो की स्क्रीन पर गुस्से से घूरते हुए आंसुओं से भरी आयरा की ओर देखा। उसकी मुट्ठी पूरी तरह से भिंच गई थी और उसकी आंखों में बदला लेने की आग जलने लगी। अब ये जंग असली है और अद्विक, मैं तुझे मिटा दूंगा। आयरा ने उसकी आंखों में एक नई उम्मीद देखी, मगर साथ ही डर भी था कि इस संघर्ष का अंत क्या होगा। एपिसोड 27। आयरा कमरे में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
हर पल उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक अनकहा डर। 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसकी माँ का कोई पता नहीं था। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ अब सुरक्षित नहीं है। उसने कई बार फोन किया, कई बार पुलिस से संपर्क किया, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटी थी। आर्यन भी बेचैन था, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा था। उसका दिल आयरा के लिए मचल रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस समय आयरा को उसके मजबूत होने की जरूरत है। उसने कबीर से कहा, हमें अद्विक की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। वो जो भी कर रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है। बात करते हुए अचानक कमरे की बत्तियां चली गईं। पूरा ब्लू मून विला अंधेरे में डूब गया। आयरा की धड़कन तेज हो गई, उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं, जैसे अंधेरे में कोई खतरा छुपा हो। अचानक उसके मुंह से डर भरी आवाज निकली, आर्यन। और बिना सोचे समझे उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने बिना देर किए आयरा को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने करीब महसूस कराते हुए धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। आयरा का दिल एक झटके से रुक सा गया। आर्यन के चेहरे पर भी एक अजीब सी ताजगी आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके अंदर की चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो गई। वह धीरे धीरे आयरा से थोड़ा दूर हुआ और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उनकी सांसें रुक गईं, जैसे समय थम गया हो। हर सेकंड उनके लिए जानलेवा बन चुका था। आर्यन और कबीर तेजी से ब्लू मून विला के गार्डन में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर नजर डाली, वहां कोई नहीं था। आसपास का वातावरण अजीब सा खामोश था, जैसे समय थम गया हो और खतरा हर पल पास आ रहा हो। दोनों ने घेर कर इलाके का जायजा लिया, लेकिन एक भी निशान या सुराग नहीं मिला। तभी सामने की दीवार पर एक तेज रोशनी चमकी और एक लेजर प्रोजेक्टर ने दीवार पर शब्द उकेरे, अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो अगला नंबर आयरा का होगा। ये संदेश आयरा के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया और उसकी आंखों में डर की गहरी लकीरें उभर आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसकी दुनिया अब सचमुच टूटने वाली हो। वह डर के मारे आर्यन के पास भागी। हम क्या करेंगे आर्यन? कबीर ने गुस्से में आकर दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसकी आंखों में हिंसा और तांबी की लपटें झलक रही थीं। ये आदमी सिर्फ खेल नहीं रहा, वो हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो हमसे डरता है, यही वजह है कि वो हमें डराना चाहता है। आर्यन ने धीरे से आयरा को अपने पास खींचा और उसे शांत किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उस पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तक अद्विक हमें टारगेट कर रहा था, लेकिन अब हम उसे टारगेट करेंगे। आर्यन के शब्दों में सॉलिड आत्मविश्वास था, लेकिन आयरा को उस आत्मविश्वास में भी एक खौफ महसूस हुआ। वह जानती थी कि अब मामला सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उसका भविष्य और जिंदगी भी इस खेल में शामिल हो चुकी थी। लेकिन आर्यन की आंखों में एक तरह की ठान ली गई प्रतिबद्धता थी। वह अब किसी भी कीमत पर अद्विक से बदला लेने के लिए तैयार था। अद्विक ने अंधेरे कमरे में बैठकर एक गंभीर चुप्पी में टेलीविजन स्क्रीन की ओर देखा। कमरे का माहौल घना और गमगीन था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जैसे उसकी हर चाल और कदम एक गहरे गुप्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए थे। चारों ओर से साइलेंस था और सिर्फ स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं की हलचल से कमरे में गूंज रही थी। वह धीरे से अपने हाथों को एक साथ मिलाकर सोचा, अब खेल असली मोड़ पर आ चुका है। आर्यन, जितना तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही मैं तुम्हारी दुनिया को तोड़ने का आनंद लूंगा। अद्विक ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर ब्लू मून विला का लाइव फुटेज आ गया। स्क्रीन पर आयरा का कमरा दिखने लगा और अद्विक की आंखों में गहरी तृप्ति की झलक थी। वह जानता था कि वह अब आर्यन की कमजोरी पर हमला करने जा रहा है। अब देखना कैसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हारे सामने बिखरती है। अद्विक के मुंह से ठंडी हंसी निकली और उसकी निगाहें स्क्रीन पर स्थिर हो गईं। वो जानता था कि अब आर्यन और आयरा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था उसकी शर्तों को मानना। अद्विक की योजना अब तक के सारे मोड़ों से कहीं अधिक खतरनाक और कुटिल थी। उसकी चाल को समझने में आर्यन और आयरा के लिए अब वक्त की बहुत कमी थी। लेकिन अद्विक की आंखों में अब किसी भी प्रकार की पछतावे की जगह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो उसे अजेय बना देगी। एपिसोड 28। आयरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे का माहौल अचानक ही घना हो गया था। जैसे ही उसने टेबल लैंप को ऑन किया, उसकी आंखें एक पल के लिए सुन्न हो गईं। कमरे की स्थिति देखकर वह एक झटका खा गई। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े बिखरे हुए थे और दीवार पर गहरे लाल रंग में एक डरावना संदेश लिखा था, अब बस 2 दिन बचे हैं, आयरा।
आयरा का दिल रुक सा गया, उसकी सांसें रुकने लगी और वह बस यही सोच रही थी कि ये किसका किया हुआ काम हो सकता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। वो बमुश्किल खुद को संभाल पाई और घबराते हुए आर्यन को कॉल किया। आर्यन, यहाँ यहाँ कोई आया था। आयरा के गले से शब्द जैसे बाहर निकलते निकलते रह गए थे और उसकी आवाज में पूरी तरह से घबराहट साफ झलक रही थी। आर्यन ने फोन उठाया और बिना एक पल गंवाए विला की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में गुस्से और खतरे का मिश्रण था। वो जब आयरा के कमरे में घुसा तो उसने तुरंत हर चीज का जायजा लिया। कमरे का माहौल भी उसके मूड के हिसाब से काफी गड़बड़ था। दीवार पर लिखा संदेश और बिखरे हुए कपड़े, ये सब उस तक पहुंचने से पहले ही आर्यन को समझा गए थे कि अब मामला बहुत गंभीर हो गया था। उसने आयरा को शांत किया और कहा, अद्विक, अब तू बहुत आगे बढ़ चुका है। आर्यन की आवाज में गहरी थरथराहट थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर खतरनाक गुस्सा भी था। ये लड़ाई अब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन और सुरक्षा के लिए भी थी। अद्विक ने अब अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और आर्यन किसी भी हाल में उसे हरा देने के लिए तैयार था। कबीर का पेंटहाउस सुबह की नीरवता में डूबा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ चमक रहा था, लेकिन कबीर की आंखों में एक गहरी चिंता थी। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसे देखने का तरीका ही बदल गया था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी और भीतर का दर्द साफ था। हमें अद्विक से एक कदम आगे चलना होगा, कबीर। आर्यन की आवाज में गहरी गंभीरता थी। उसकी आंखों में अब किसी भी तरह की कोताही का कोई स्थान नहीं था। अद्विक ने जो कुछ भी किया था वो उसकी नजरों में अब सिर्फ एक खलनायक बन चुका था। कबीर ने गहरी सांस ली और अपनी सीट से उठते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा घुमाया ताकि आर्यन साफ देख सके। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ बताना है आर्यन। अद्विक सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेरा भी है। आर्यन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मतलब? उसकी आवाज में संदेह था, जैसे वो कबीर से कुछ छुपा हुआ नहीं चाहता था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये बात अब तक की हर बात से एकदम अलग थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक कातर दर्द झलकने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह एक भूतपूर्व दर्द को महसूस कर रहा हो, जिसे वह समय के साथ दबा नहीं पाया था। 6 साल पहले अद्विक ने मेरी बहन को मौत के घाट उतारा था। ये सुनकर आर्यन का चेहरा कठोर हो गया। वो समझ गया कि कबीर का ये दुश्मन सिर्फ आर्यन के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के लिए भी एक नरक था। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उनके दोनों जीवन की लड़ाई बन चुकी थी। अब इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, हम दोनों उसे खत्म करेंगे। कबीर की आवाज में दृढ़ संकल्प था। वह पूरी तरह से आर्यन के साथ था और अब ये केवल एक जंग नहीं बल्कि दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। एपिसोड 29। अद्विक एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की चारों ओर घनी सन्नाटा छाया हुआ था। केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर झिलमिलाती रोशनी थी, जिसमें आर्यन और आयरा की लाइव फीड चल रही थी। स्क्रीन पर उनका हर पल, उनकी हर गतिविधि अद्विक के लिए एक खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चकत थी, एक जोश था, जैसे वो किसी बड़े मंसूबे की ओर बढ़ रहा हो। अब बस 2 दिन बचे हैं, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक ठंडक थी, जो उसके इरादों की गहराई को बयां कर रही थी। वह जानता था कि उसके अगले कदम से सब कुछ बदलने वाला था। इतने में दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह जानता था कि अद्विक का साया किसी भी पल उसकी जिंदगी को तोड़ सकता था। सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। आयरा पूरी तरह डर चुकी है और आर्यन को गुस्सा दिलाने के लिए हमें बस एक और चाल चलनी होगी। अद्विक की आंखों में एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तब तो खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी उंगलियां बड़ी चतुराई से फोन की स्क्रीन पर घूमने लगीं, जैसे वो अगले कदम की योजना बना रहा हो। आयरा को एक गिफ्ट भेजो, कुछ ऐसा जिससे वो पूरी तरह टूट जाए। उसकी आवाज में खतरनाक संतोष था, जैसे वो अपने शिकार को फंसाने में सफल हो चुका हो। जैसे ही फोन पर दूसरी तरफ से जवाब मिला, अद्विक की हंसी और भी गहरी हो गई। वह जानता था कि आयरा के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होगा और आर्यन को इस दर्द से और गुस्से से भर देना ही उसकी अगली साजिश थी। अब वो 2 दिन का इंतजार कर रहा था, जो उसकी प्लान का ब्रेक थ्रू होने वाला था। ब्लू मून विला में सुबह का सन्नाटा था। विला के हर कोने में चुप था, जैसे कोई खौफनाक कहानी खुद को बुने जा रही हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नौकर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। बाहर उसने देखा, एक छोटा सा पार्सल रखा हुआ था, जो किसी से भेजा गया था और उस पर साफ लिखा था, आयरा के लिए,
नौकर ने वो पार्सल उठाया और बिना किसी सवाल के आयरा के कमरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद आयरा उठी और जैसे ही उसकी नजर उस पार्सल पर पड़ी, कुछ अजीब सा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसने धीरे से वो पार्सल खोला और अंदर झांका। जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन खोला, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। डिब्बे में उसकी माँ की चूड़ियां पड़ी थीं, लेकिन उनकी चूड़ियों पर खून के छींटे थे। वह पूरी तरह से कांप रही थी और अचानक उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। फिर उसका ध्यान एक नोट पर गया जो चूड़ियों के बीच रखा था। उसने कांपते हाथों से नोट उठाया और उसे पढ़ा। वक्त खत्म हो रहा है आयरा, 2 दिन बाद सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, कुछ और भी खत्म हो जाएगा। आयरा का दिल जैसे रुक सा गया। एक पल के लिए उसे लगा कि समय थम गया है, लेकिन फिर एक अजीब सा गुस्सा उसके अंदर उभरने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक ठान लिया हुआ गुस्सा था। वह किसी भी हालत में अपनी मां को बचाना चाहती थी और उसे ये भी समझ आ गया था कि अब उसे केवल डरने की जगह इस साजिश का मुकाबला करना होगा। तभी दरवाजे से आर्यन अंदर आया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। जैसे ही उसने नोट पढ़ा, उसकी आंखों में वही गुस्सा और खून से लथपथ एक खौफनाक बदला लेने की जलन थी। अद्विक, अब तेरा खेल खत्म। आर्यन की आवाज में एक ठंडक थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। वो दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और अब उनके सामने जो खड़ा था वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि उनका सबसे खतरनाक इंट्रूडर था। एपिसोड 30। ब्लू मून विला के अंदर सुबह का समय था, लेकिन आयरा के दिल में रात भर की घबराहट और डर अब भी कायम था। जब उसने उस खौफनाक पार्सल को खोला था, तो उसके अंदर एक बेचैनी थी जो बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे ये समझ में आ गया था कि अद्विक ने उसकी मां के साथ क्या किया हो सकता है। उसका हाथ कांपते हुए पार्सल से गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह डर में नहीं, बल्कि गुस्से में थी। मेरी मां को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आर्यन। आयरा ने अपनी आवाज में जो गुस्सा था उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह दृढ़ थी और वह ये जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं था। वो जो भी करेगी, अपनी मां को बचाने के लिए करेगी। आर्यन ने उसे शांत करने की बजाय उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। वह जानता था कि आयरा की ताकत अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। अद्विक जो भी कर रहा है, उसका जवाब मैं दूंगा। तुम्हें कसम खाकर कहता हूं, जब तक तुम्हारी मां को सही सलामत वापस नहीं लाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आर्यन ने इस वादे को पूरा करने का संकल्प लिया था। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह किसी भी हाल में अपना वादा निभाएगा। तभी कबीर ने तेजी से अंदर आते हुए कहा, हमें एक सुराग मिला है। उसकी बात सुनते ही आयरा और आर्यन दोनों एक साथ पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या? आयरा ने उम्मीद और डर के बीच सवाल किया। कबीर ने अपनी फोन स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां अद्विक ने तुम्हारी मां को कैद किया है। तस्वीर में एक पुराना गोदाम दिखाई दे रहा था और उस गोदाम के अंदर एक औरत की परछाई नजर आ रही थी, जो शायद आयरा की मां थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की जलन थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे वह किसी को कुचल देना चाहता हो। अब बहुत हुआ, आज रात मैं अद्विक का खेल खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में इतना क्रोध था, जैसे वो कोई खतरनाक लड़ाई लड़ने जा रहा हो। आयरा ने आर्यन के शब्दों को सुना और महसूस किया कि अब वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उस लड़ाई का हिस्सा बनेगी। उसे अब अपने डर को पीछे छोड़कर अद्विक का सामना करना था। वह जानती थी कि यह लड़ाई केवल उसकी मां के लिए नहीं, बल्कि उसके और आर्यन के भविष्य के लिए भी थी। अब इस रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी। आर्यन, कबीर और उनकी टीम गोदाम के पास पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था, जैसे आसपास कोई ना हो, जैसे ये जगह बस मौत का घर बन गई हो। रात का समय था और अंधेरे में छुपी हर एक परछाई खतरे का संकेत दे रही थी। कबीर ने जरा धीमी आवाज में कहा, ध्यान से चलना, ये जाल भी हो सकता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे वह हर कदम पर किसी खतरे का एहसास कर रहा हो। आर्यन ने सिर हिलाया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप्पा अंधेरा था, जैसे कोई भी नहीं चाहता था कि यहां कोई घुसे। उसने अपने हाथ से टॉर्च उठाई और उसे जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। लेकिन अचानक बूम, एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। आर्यन और कबीर दोनों पीछे हटे, अपनी आंखों को बचाने के लिए हाथों से धुएं को हटा रहे थे। अचानक आयरा की आवाज गूंजी, जो कार में बैठी सब देख रही थी। आर्यन! वो चीखी। उसकी आवाज में डर और चिंता का मिश्रण था। वह बाहर से ये सब देख रही थी, लेकिन अब उसे अपने अंदर एक डर से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा था। धुएं में से जब थोड़ा सा साफ हुआ,
तब अद्विक की आवाज गूंज उठी, बहुत जल्दी आ गए आर्यन, लेकिन अफसोस, यहाँ तुम्हारी माँ नहीं, सिर्फ तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। उसकी आवाज में एक ठंडी, क्रूर हंसी थी। आर्यन के अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ आया। ये खेल अब पूरी तरह से बदल चुका था और अद्विक ने इसे एक नया मोड़ दे दिया था। अचानक चारों तरफ से बंदूकधारी निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरे पर किसी भी डर का नाम नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकले, आर्यन और कबीर दोनों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली, लेकिन ये सिर्फ एक पल का वक्त था। आर्यन की नजरें आयरा पर गईं, जो अब कार में बैठी थी। उसने जल्दी से आयरा को देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, रुको। लेकिन आयरा अब चुप नहीं बैठ सकती थी। वो समझ चुकी थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ आर्यन की नहीं, बल्कि उसकी भी है। उसकी माँ को वापस लाने का रास्ता यही था, और वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और कार से निकलकर पिस्तौल निकाली। आज कोई नहीं बचेगा। आयरा का मन इस खेल को खत्म करने का था, और उसका इरादा अब सिर्फ और सिर्फ एक था, अद्विक को खत्म करना। उसके दिल में जो गुस्सा था, वह अब उसके हाथों में तब्दील हो चुका था। आर्यन की आंखों में देखा और उसे समझ में आ गया कि आयरा अब बिल्कुल वही करने जा रही थी जो उसने खुद तय किया था। आर्यन का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ इस खतरनाक खेल को खत्म करने पर था। आयरा की हिम्मत देखकर वह जानता था कि आज की रात सिर्फ अद्विक के लिए नहीं, उनके लिए भी एक बदलाव का पल होगा। अब जंग का असली आगाज होने वाला है। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। कहानी कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा।